जय हिंद दोस्तों। सभी छोटी बहन और भाइयों का बहुत बहुत आभार आपकी ऊंचाइयों के लिए, आपके लक्ष्य के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए। दिन प्रतिदिन ये हमारी मेहनत जारी रहेगी और हर क्लास में आपको एक ऊर्जा वाहन जैसी फीलिंग, उस तरह की भावनाएं आपके अंदर रहेंगी कि यहाँ से हम बिना समय बर्बाद किए, जो बार बार हमने आपसे कहा था कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ये आपके लक्ष्य को भेदने में सार्थक साबित होगी। तो सबसे पहले आपसे एक बार शुरुआत में आग्रह कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 क्लास दी, इस बीच में एक भी बार नहीं बोला होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन आज इससे भी ज्यादा बोलने जाएंगे और यही एक गुरु दीक्षा का पार्ट होता है, यही एक उसका भाग होता है। उसके बदले जो हमें मिलता है, आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लेकिन आपकी कोशिश रहेगी इस चैनल को 10 लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस क्लास के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जो आज हम जीएस का रन कर रहे हैं, जो ये प्रैक्टिस सेशन रन कर रहे हैं, और जो हमारा 2025 में कोई भी फाउंडेशन एसएससी का एग्जाम होता है, कोई भी राज्य कोई स्टेट का एग्जाम होता है, वो इक्वली हेल्पफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो भावना एजुकेशन हब के नाम से एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से संपूर्ण एसएससी का, चाहे हमारा मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है या जीएस है, आप एक फाउंडेशन के तौर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपका समय व्यर्थ ना किए बिना जल्द से जल्द हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और पूर्व की क्लास की तरह जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम इस प्यार के ऊर्जावान गति में बदल देंगे और जिससे आपकी तैयारी बहुत तेजी से इसी तरह से आगे बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है 44वें संशोधन द्वारा किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इन विच ईयर डिड द 44th अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप सभी को पता है अकॉर्डिंग 44th अमेंडमेंट, according 44th amendment of the constitution कब हुआ था? 1978। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका ये आर्टिकल्स किस आर्टिकल से रिलेटेड करता था? आपने कहा आर्टिकल 31। व्हेन वाज राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड? संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। संशोधन के तहत हटाया गया। किस वर्ष? तो आपने कहा 1978 में। किस वर्ष? आपने कहा 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था, ये जो मौलिक अधिकार था, ये फंडामेंटल लिस्ट से हटाया गया। एंड हम कह सकते हैं एंड एडेड आर्टिकल 300A, यानी कि अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। एज अ लीगल राइट संपत्ति के मौलिक अधिकार को फंडामेंटल लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। किस संशोधन के तहत किया? आपने कहा सर 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया।
किस वर्ष किया गया? आपने कहा सर 1978 में किया गया। इसको कहाँ जोड़ दिया गया? तो आपने कहा कि सर इसे एज अ लीगल राइट अनुच्छेद 300 ए में जो है इसे जोड़ दिया गया, 300 का में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई किस वर्ष, तो ए इज अ राइट आंसर, 1978 में इसे हटाया गया। उसी प्रकार अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। मूल मौलिक अधिकार कितने थे? आपने कहा सर 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहा है कि हमारे जो अनुच्छेद 368 है उसमें कितने प्रकार के संशोधन के बारे में उल्लेख है। आपको ये पता होगा कि जो संशोधन होता है दोस्तों, यदि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ हटाया जा रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अमेंडमेंट या संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया? आपने कहा अनुच्छेद 368 में बताया गया है। किस भाग में बताया गया? भाग 20 में, भाग 20 यानी पार्ट 20। ठीक है, अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आप कहोगे भाग 20। और यहां पर पूछा जाए कि किस आर्टिकल से अमेंडमेंट के बारे में, यानी संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368। लेकिन यहां बताया गया कि कितने प्रकार के अमेंडमेंट बताए गए, देन आंसर विल बी इज अ राइट आंसर। 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी। जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, साधारण संशोधन की बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी और एक होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें अलग अलग तरह के प्रावधान होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में कहता है कि भैया 2/3 जो आपके प्रेजेंट मेंबर हैं, 2/3 जो प्रेजेंट मेंबर हैं, यदि उनका मान लीजिए वोटिंग हो जाता है, सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 50% जो है स्टेट का भी होता है। बाकी अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार के संशोधन के बारे में बताया गया है। संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368। किस भाग में बताया गया? भाग 20। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? जैसा कि आपको बताया गया कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो इस समय इंदिरा गांधी जी का जो है नेतृत्व में ये संशोधन हुआ और वहां पर स्वर्ण सिंह कमेटी को वहां पर फॉर्म किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो इस अमेंडमेंट में हमारे संविधान के कई प्रावधान बदले गए, चेंजेस किए गए, बहुत कुछ ऐड किया गया या हटाया गया। ठीक है, इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहां पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोविजन 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। यानी कि किसके बारे में बताया गया है? तो आप कह सकते हो पर्यावरण की रक्षा। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी सी इज अ राइट आंसर। आपको पता है आर्टिकल 48A के बारे में हमने बताया था, अनुच्छेद 48A, यानी कि डीपीएसपी राइट हो गया। आपने 48 सुना, यानी कि 36 to 51 ये डीपीएसपी राइट है। और इसे किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के बारे में। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48 से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सी इज अ राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए? तो जब हम नगर पालिका की बात करते हैं तो आपको स्थानीय सरकार के बारे में पता होना चाहिए। स्थानीय सरकार, जब हम स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट
अब ये लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, स्थानीय सरकार होती क्या है, आपको पता होना चाहिए। हम कह सकते हैं विलेज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, विलेज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, विलेज टू डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि ग्राम से जिला स्तर की सरकार को हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं। यानी ग्राम से जिला स्तर की सरकार को हम स्थानीय सरकार कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिले, संवैधानिक दर्जा मिले, ये पीके थुंगन कमेटी ने, किस समिति की बात करें, पीके थुंगन समिति 1989 में उस समय उसने सिफारिश किया था कि यदि आप स्थानीय सरकार में, लोकल गवर्नमेंट में कुछ बदलाव चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो सबसे पहले इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन इन्हें दिया जाए। उसके बिहाफ पर 2 अमेंडमेंट हुए, 73rd एंड 74th, ये 2 संशोधन हुए, 73rd और 74th अमेंडमेंट। 73rd 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, जल्दी से बताएं यदि आपको मालूम है। और 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर जो स्टैब्लिश हुआ, म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। नगर पालिका यानी कि हम बात करें कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़े गए किस संशोधन के तहत, तो आप कहोगे 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और इसके तहत आपको बताया गया था 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित थी, नगर पालिकाओं से। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था, क्या हुआ था, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम या हम ग्राम पंचायत कह सकते हैं। तो ये पंचायती राज सिस्टम 73वें, म्युनिसिपैलिटी 74वां संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11th शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। 11th शेड्यूल किससे रिलेट करता है, आपने कहा पंचायती राज सिस्टम से। किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हुआ, 73rd। म्युनिसिपैलिटीज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट, 74th, इसके अकॉर्डिंग यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसको जोड़ा गया था दोस्तों, नगर पालिका को। और 73वें में पंचायती राज। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, भारतीय संविधान के 89, ये नहीं होगा, 89। ठीक है, 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की। काफी इजी है, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है। द 89th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 2003, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ, आपने कहा सर 2003 में हुआ। कब हुआ, ये भी तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कब हुआ। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, इनमें से कौन सा आयोग, कौन सा कमीशन 89th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया, 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देन आंसर विल बी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडेड अकॉर्डिंग 89th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा गया था। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत एससी और एसटी को अलग कर दिया गया, बाइफिकेटेड कर दिया गया, तो आप कहोगे 89 के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर। जो एसटी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एडेड अकॉर्डिंग विच अमेंडमेंट, आंसर विल बी 89। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाने से संबंधित है। बहुत ही इजी है, और ये पार्ट फर्स्ट में आप जब भी स्टेट के रिओर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर ये सारी चीजें आप सीख पाते हो। ये पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज अ स्टेट। तो जब हम सिक्किम की बात करते हैं, जब जब सिक्किम की बात होगी, एग्जामिनर आपसे पूछेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है, सिक्किम की बात होती है, दे आर रिलेटेड टू अमेंडमेंट 35 35वां और 36। ठीक है, जो 35वां संविधान संशोधन था, ये जो संविधान संशोधन है, इसके तहत एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। एसोसिएट स्टेट का प्रोविजन मिला, यानी सहयोगी राज्य। सहयोगी राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संशोधन के तहत मिला? आपने कहा 35वें संविधान संशोधन के तहत हमें जो है एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला, सहयोगी राज्य का दर्जा मिला 35वें। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन जो था, कौन सी बात करें, 36वां, तो उसके तहत फुल फ्लेज्ड स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? आपने कहा 36 कहां दिख रहा है? ए इज अ राइट आंसर। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाया गया, सिक्किम एज अ स्टेट। भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीडीपी की शुरुआत की। ठीक है, बहुत ही इजी है। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपसे बताइए जीडीपी किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? आंसर विल बी सी इज अ राइट आंसर, अकॉर्डिंग 101 अमेंडमेंट। ठीक है, 101 संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? जीडीपी ऐड किया गया हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, जीएसटी, सॉरी वहां पर होगा, ये यहाँ पर जीएसटी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सॉरी जीएसटी। ठीक है, जीएसटी को किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था? देन आंसर विल बी 101 101 संविधान संशोधन के तहत। बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थिति रहने पर कोई संसद सदस्य आयोग घोषित कर दिया जाएगा? ये जीडी वगैरह, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है कि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, आफ्टर हाउ मेनी डेज of absence from parliament without permission will a member of parliament be disqualified? कोई भी सदस्य, यदि मान लीजिए संसद का कोई सदस्य है, बिना परमिशन के कितने दिनों तक अब्सेंस रहे, अनुपस्थित रहे, कि उसकी सदस्यता चली जाए? क्या 30 होगा, क्या 50, 20, 60? देन आंसर विल बी 60 डेज। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी एप्लीकेशन के दिए बिना अगर 60 दिनों तक लगातार अब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? चली जाएगी, डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। आंसर विल बी 60 डेज। सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? बड़े बहुत ही सुंदर प्रश्न है। What is the most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability? बताइए कौन सा सबसे बड़ा हथियार है पार्लियामेंट का जो ये इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को? अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, कानूनों की स्वीकृति अस्वीकृति, द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये कह रहा है कि भाई सबसे बड़ा जो हथियार है, शक्तिशाली हथियार है संसद का, जिससे कार्यकारी जवाबदेही बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, वो होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। जब जब ऐसा हुआ तो वहां पर अगर मान लीजिए उनके अंदर डर रहता है, यदि संसद यदि वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है,
तो ऐसे में वहां पर उसे जो है अपनी सदस्यता खोनी पड़ जाएगी। तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। सबसे बड़ा जो हथियार है संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है वो है अविश्वास प्रस्ताव। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम टाइम गैप क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? इस तरह के क्वेश्चन आपने अधिकतम एग्जाम में देखते हो। कितना गैप होना चाहिए अधिकतम? 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में, 3 महीने, 2 महीने, 1 साल। आंसर विल बी सी इज अ राइट आंसर। 2 सेशन के बीच में, 2 सत्र के बीच में अधिकतम जो गैप होना चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने के बीच में ही जो है ये सेशन होने चाहिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? आंसर विल बी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इज द फर्स्ट जो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्रथम जो है यहाँ पर स्पीकर थे, अध्यक्ष थे लोकसभा के, जिनका नाम था जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election for लोकसभा held in India? बहुत बार ये पूछा गया है। 1950 से 51 या 1949 से 50, 1948 से 49 या 1951 से 52। डी इज राइट आंसर। लॉक कर दीजिए कि पहला जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा के लिए 1951 से 52 में हुआ था। तो उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे से आपकी शुरुआत चल रही होगी। तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? यानी किसी व्यक्ति को, मान लीजिए चाहे वो यहाँ पर स्टेट का पूछा जा रहा है, कहीं पर कई बार आपने देखा होगा कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब वो चुनाव हार जाते हैं तो फिर भी वो मंत्री की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। ऐसा कैसे? हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? तो हमारे संविधान में प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य बनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वो पोस्ट वो खो देगा। ये पूछ रहा है 15 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर या 2 मंथ? देन आंसर विल बी 6 मंथ। 6 महीने तक वो मंत्री पद बना रह सकता है बिना सदस्यता के। जैसे उसे मिल जाएगा तो उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करेगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित करता है? Which of the following articles of the Constitution of India lay down the maximum strength of राज्यसभा 250? आपको जब पूछा जाए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ये अनुच्छेद 80 में बताया गया है। किस में बताया गया है? 80 में बताया गया है, जिसमें मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है? अधिकतम जो संख्या है वो बताएगी 250। तो यहां पर आंसर कौन सा आएगा? बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन बताया गया है। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 81 में। और आर्टिकल 80 में किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में। यानी कि आपका बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद है आज की क्लास बहुत ही ऊर्जावान रही और इसी तरह से हम दिन प्रतिदिन इसी तरह से अपनी क्लास को, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो